जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, नॉर्मल इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे थे। रियल इन्वेस्टर्स आईटी और फार्मा सेक्टर में क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहे थे। जब कोविड का क्राइसिस आया, नॉर्मल इन्वेस्टर्स वापस पैनिक कर रहे थे। रियल इन्वेस्टर्स एडटेक और एफएमसीजी सेक्टर में क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहे थे। आज वापस देश में क्राइसिस फैल रहा है, एलपीजी क्राइसिस। नॉर्मल इन्वेस्टर्स वापस पैनिक कर रहे हैं, लेकिन रियल इन्वेस्टर्स फिर से क्वाइटली उन सेक्टर्स के बड़े प्लेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक कर रहे हैं जो इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बनकर उभर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हो? इस बार भी नॉर्मल या रियल? रियल इन्वेस्टर बनना है तो ये वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि इसमें हमने ना सिर्फ क्राइसिस के बारे में बात की है, बल्कि इस क्राइसिस से बेनिफिट पाने वाले एक दो नहीं, पूरे 5 सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस भी किया है। क्योंकि याद रहे, रियल इन्वेस्टर वही होता है जो क्राइसिस में पैनिक नहीं करता बल्कि लिस्ट बनाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट 5 सेक्टर्स दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम द एलपीजी क्राइसिस। तो उन सेक्टर्स को जानने से पहले एक्चुअल में क्राइसिस क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि नंबर्स वाकई काफी शॉकिंग है। कैसे नंबर्स? इंडिया में 33 करोड़ से ज्यादा घर एलपीजी यूज करते हैं, यानी गैस सिलेंडर, खाना पकाने के लिए। ये वही उज्ज्वला स्कीम वाले सिलेंडर्स हैं जो 11 करोड़ घरों तक पहुंचते हैं। ये वही सिलेंडर्स हैं जो रेस्टोरेंट्स, ढाबा, क्लाउड किचन, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी इतनी बड़ी डिपेंडेंसी। इंडिया अपने एलपीजी डिमांड का 60% इंपोर्ट करता है और इन इंपोर्ट्स का 90%, आई रिपीट 90%, एक सिंगल रूट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब इंडिया में अगर 100 सिलेंडर लगते हैं तो 100 में से 60 सिलेंडर हम बाहर से मंगवाते हैं और उन 60 में से 54 सिलेंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते हैं। ये है हमारी एलपीजी की डिपेंडेंसी एक सिंगल रूट पे। यस, ये वही रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच है। नाउ एज वी नो, 2026 में मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस बढ़ा और शिप्स को रीरूट करना पड़ा। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी स्काई हाई हो गए और टैंकर्स कुछ रुके तो कुछ डिले हो गए। इससे भी सरप्राइजिंग ये था कि इंडिया के पास सिर्फ 22 दिन का ही बफर स्टॉक और क्रूड ऑयल के लिए 74 दिन का ही रिजर्व था। मतलब डिपेंडेंसी तो थी ही, प्लस स्टॉक भी काफी कम था। डिमांड बढ़ी, सप्लाई रुकी एंड वी वर कॉट ऑफ गार्ड। तो क्या हो रहा था? गल्फ से एलपीजी की सप्लाई सडनली टाइट हो गई और इशू सिर्फ डिमांड का नहीं था, बल्कि पूरी सप्लाई चेन ही चोक हो रही थी। एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पे कैपेसिटी लिमिटेड थी, फॉग डिलेज ने शिपिंग को स्लो कर दिया और ब्यूटेन हैंडलिंग कॉन्स्ट्रेंट की वजह से इंडिया ग्रेड मिक्स्ड एलपीजी कार्गो बनाना ईजी नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया जो एलपीजी इंपोर्ट करता है वो या तो टाइम पर नहीं आ रहा था या फिर काफी हायर प्राइसेस पर मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक कर चुके थे और शिपिंग प्रीमियम्स भी ऐड हो रहे थे। नाउ व्हाट डज इट मीन इन इंडिया? हम पहले से ही स्ट्रक्चरली वल्नरेबल थे और प्रॉब्लम काफी डीप थी। स्टोरेज क्रिटिकली लो था, बॉटलिंग प्लांट्स पे सिर्फ 4 से 7 दिन का स्टॉक अवेलेबल ही होता है और टर्मिनल्स मिला के भी रफली 22 दिन ही कवर होता है। इंपोर्ट डिपेंडेंस भी हाई है, अराउंड 60%, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई हॉर्मुज रूट से आता है। अब डिमांड साइड देखो। डिमांड का प्रेशर भी कांस्टेंट था, जो 2017 के 21.6 मिलियन टन से बढ़कर 2025 तक 31.3 मिलियन टन हो गया। लेकिन सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर उस पेस से स्केल ही नहीं हो पाया। रिजल्ट, पैनिक रीफिल्स शुरू हो गए थे, स्पेशली बड़े शहरों में जहां डिमांड सडनली 40 से 60% तक जंप कर गई। पीएमयूवाई हाउसहोल्ड्स ने भी अपनी रीफिल साइकिल 10 से 15 दिन पहले एडवांस कर दी और अर्बन मिडिल क्लास ने प्रिकॉशन के नाम पर सिलेंडर स्टॉक करना शुरू कर दिए। इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि एक्चुअल शॉर्टेज से ज्यादा आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो गई, जिससे सप्लाई और डिमांड का इंबैलेंस और वर्जन हो गया। एमएसएमईज में रेस्टोरेंट्स, टिफिन सर्विसेज, बेकरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को कमर्शियल एलपीजी के रेट्स में ब्रूटल स्पाइक्स दिखे और प्रोडक्शन कट्स भी अराउंड 20 से 30% थे। कुछ तो बंद होने के वर्ज पर आ गए थे। तो मतलब प्रॉब्लम काफी क्रिटिकल थी। लेकिन ये सिर्फ क्राइसिस का ब्रॉड एंगल हुआ। अब इस क्राइसिस का और एक साइड है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल। दोस्तों, इंडिया के लिए एलपीजी सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फ्यूल भी है। 2014 तक एलपीजी सब्सिडीज लार्जली यूनिवर्सल थी, मतलब सबको सस्ता सिलेंडर मिलता था और इसी वजह से लीकेज भी मैसिव था, जिसमें घोस्ट कनेक्शंस, रेस्टोरेंट डाइवर्जन और ब्लैक मार्केट जैसे इश्यूज कॉमन थे। इसका डायरेक्ट बर्डन गवर्नमेंट पर आता था, जहां सब्सिडी बिल हजारों करोड़ों तक पहुंच रहा था।
फिर 2019 तक सिस्टम ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे सब्सिडी डायरेक्ट कंज्यूमर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी। सब्सिडी अब क्योंकि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आने लगी, जिससे लीकेज काफी हद तक कंट्रोल हो गया। लेकिन इसी पीरियड में ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस 2014 से 19 के बीच काफी गिर गए, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी अमाउंट भी ग्रेजुअली रिड्यूस करना शुरू कर दिया। मिड 2019 तक सिचुएशन ये हो गई कि मेजॉरिटी कंज्यूमर्स को इफेक्टिवली जीरो सब्सिडी मिल रही थी। लेकिन क्योंकि सिलेंडर प्राइसेस उस समय रिलेटिवली स्टेबल और अफोर्डेबल थे, इसलिए इस चेंज को ज्यादा लोगों ने एक्टिवली नोटिस ही नहीं किया। 2026 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि सिर्फ पीएमयूवाई यानी उज्ज्वला स्कीम हाउसहोल्ड्स को लिमिटेड सपोर्ट मिल रहा था, जबकि बाकी कंज्यूमर्स इफेक्टिवली मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं। अब क्राइसिस के टाइम ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस शार्पली स्पाइक कर गए, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिकली ये इंक्रीज डायरेक्टली कंज्यूमर तक पास नहीं कर सकती, स्पेशली पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओएमसीज लाइक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल को दोबारा एलपीजी और फ्यूल पर लॉसेस एब्जॉर्ब करने पड़े। लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनली इंटरवीन करना पड़ा और मार्च 2026 में एक्साइज ड्यूटी शार्पली कट की गई। पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10 रुपए पर लीटर का कट अनाउंस हुआ, जिससे पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 पर लीटर तक आ गई और डीजल पर यह ड्यूटी इफेक्टिवली जीरो कर दी गई, ताकि ग्लोबल क्रूड स्पाइक का इंपैक्ट कंज्यूमर्स और ओएमसीज दोनों पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये है क्राइसिस की पूरी कहानी। अब समय है कहानी के हीरो को इंट्रोड्यूस करने की। चलिए देखते हैं वो 5 सेक्टर्स जो इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी की तरह उभर रहे हैं। फर्स्ट सेक्टर पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। ये वही है जो घर के नीचे पाइप से आने वाली गैस जो कि सडनली बहुत अट्रैक्टिव हो गई। कोई सिलेंडर नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, कोई वेटिंग नहीं, मीटर से यूज करो, बिल दो। पीएनजी-आरबी ने अपना नेशनल पीएनजी कैंपेन को जून 2026 तक एक्सपांड कर दिया। हर रोज 10,000 से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शंस ऐड हो रहे हैं एंड इन द लेटेस्ट फेज 6.5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस, 2457 कमर्शियल कनेक्शंस ऐड हुए। 11 नए जियोग्राफिकल एरियाज नेशनल गैस ग्रिड से जुड़े। टियर 2, टियर 3 सिटीज पहली बार जुड़ी। दोस्तों, ये एक वंस इन अ जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। अब सेकेंड सेक्टर है कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब सीबीजी। सीबीजी है ऑर्गेनिक वेस्ट से बनने वाली गैस। ये एलपीजी जैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू देती है। ये एग्जिस्टिंग सिलेंडर्स में फिट भी होती है, बायो एलपीजी के रूप में यूज होती है और सबसे बड़ा एडवांटेज 100% डोमेस्टिक। इंडिया का थियोरेटिकल सीबीजी पोटेंशियल है 87 बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर। काफी ज्यादा है मीनिंगफुल एलपीजी डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसका मतलब सिंपल है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करके इतनी क्वांटिटी में कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जा सकती है जो डायरेक्टली कुकिंग गैस मतलब एलपीजी का ऑल्टरनेटिव बन सकती है। SATAT प्रोग्राम 5000 सीबीजी प्लांट्स का टारगेट रखता है। फिलहाल सिर्फ 130 प्लस ही ऑपरेशनल है, लेकिन क्राइसिस ने उस गैप को अर्जेंट बना दिया है। IREDA ने सीबीजी को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया है। MNRE हर प्लांट को 4 करोड़ दे रही है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र इंसेंटिव्स के साथ आगे आ रहे हैं। IEEFA का एस्टिमेट है कि सीबीजी स्केलिंग से इंडिया का LNG इंपोर्ट बिल $29 बिलियन तक कम हो सकता है। वेरी बिग डील। अब थर्ड सेक्टर है इंडक्शन कुकटॉप्स एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग। अगला सबसे बड़ा और ड्रामेटिक विनर है इंडक्शन कुकटॉप्स एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग। क्राइसिस से पहले सिर्फ 5% इंडियन हाउसहोल्ड्स इलेक्ट्रिक कुकिंग यूज करते थे। क्राइसिस के बाद Amazon, फ्लिपकार्ट पर 100-200 नहीं 300% का इंक्रीज देखा गया। ऑफलाइन दुकानों में रोज 50 से 70 यूनिट्स बिक रहे हैं और साथ ही ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट पर भी सोल्ड आउट दिख रहा है। इसके डेली डिमांड 1 से 2 लाख यूनिट एस्टिमेट की जा रही है। गवर्नमेंट ने 3 अप्रैल 2026 को हाई लेवल मीटिंग बुलाई और BIS सर्टिफिकेशन फास्ट ट्रैक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने को कहा। नाउ फोर्थ सेक्टर बायोमास पेलेट्स इंडस्ट्रियल फ्यूल। इनकी कॉस्ट लगभग 9.5 रुपीस पर केजी है, जबकि एलपीजी 94.89 पर केजी के आसपास पड़ता है। यानी एनर्जी टर्म्स पर 73% तक कॉस्ट सेविंग। 73 ये सिर्फ मार्जिनल बेनिफिट नहीं है, बल्कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने वाला शिफ्ट है।
इसी वजह से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स, डेयरी जैसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स रैपिडली बायोमास की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पेशली जहां कंटिन्यूअस हीट की डिमांड होती है। पॉलिसी सपोर्ट भी स्ट्रांग है। एमएनआरई प्लांट्स के लिए 9 लाख पर एमटीपीएच तक सब्सिडी दे रहा है और मध्य प्रदेश की बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 में 40% कैपिटल सब्सिडी, 50% लैंड कॉस्ट डिस्काउंट और 10 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन जैसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास रॉ मटेरियल का है। हर साल 774 मिलियन टन क्रॉप रेसिड्यू जनरेट होता है, जिसमें से 228 मिलियन टन सरप्लस है। यही सरप्लस बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए यूज हो सकता है, जो एक स्केलेबल और सस्टेनेबल फ्यूल इकोसिस्टम क्रिएट करने की बैकबोन बन सकता है। अब लास्ट यानी फिफ्थ सेक्टर, एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। One thing that got crystal clear because of the crisis, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब डिले नहीं होना चाहिए। बीपीसीएल ने ₹4,600 करोड़ का 10 साल एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया और जेएनपीटी उरन टर्मिनल की कैपेसिटी 30,000 से 60,000 टन की जाएगी। 80,000 टन न्यू कोस्टल टर्मिनल स्टोरेज और 95,000 टन कैवन स्टोरेज। इसी के साथ सुपर गैस ने भी टूटिकोरिन टर्मिनल की कैपेसिटी को 8,500 से 38,500 तक इंक्रीज किया। क्लियर सिग्नल की सप्लाई साइड स्ट्रेंथनिंग अब प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन अब जाते जाते बस एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज सुनते जाओ। आपको पता है ये पहली बार नहीं है। इंडिया कुकिंग फ्यूल की वजह से एक नेशनल एंजाइटी मूवमेंट से पहले भी गुजरा है। डू यू रिमेंबर द 2008-2014 क्राइसिस? तब भी एलपीजी के सेंटर्स में नेशनल ड्रामा था, लेकिन वो क्राइसिस फिस्कल थी। सब्सिडीज इतनी बड़ी हो गई थी कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ओएमसीज करोड़ों में डूब रही थी। उस क्राइसिस का सोल्यूशन क्या निकला? डीबीटी, पहल, आधार लिंक ट्रांसफर्स। इंडिया ने चीप फ्यूल फॉर एवरीवन मॉडल से टारगेटेड प्रोटेक्शन फॉर पुअर मॉडल में शिफ्ट किया। कंज्यूमर्स ने एडजस्ट भी किया, सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ। लेकिन 2026 का क्राइसिस अलग है। ये फिजिकल स्कार्सिटी है, फिजिकल नहीं। फर्स्ट, इंडिया ने अपने सब्सिडी सिस्टम को ओवरहॉल किया, जिसके वजह से चेंजेस आए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, क्योंकि वो लड़ाई पैसे सेव करने की और सही लोगों तक पहुंचाने की थी। बट आज हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंस को ओवरऑल कर रहे हैं, जो चेंज लाएगा टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में। और इस बार मेन टारगेट फ्यूल सोर्स को चेंज करने की है। तो क्या सीखा हमने इस क्राइसिस से? एक बात तो पक्की है कि इंडिया एक सिंगल इंपोर्टेड फ्यूल पर 33 करोड़ घर और करोड़ एमएसएमईज की डिपेंडेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये क्राइसिस एक वार्निंग है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। कुछ चेंजेस गवर्नमेंट को और बिजनेस को करने चाहिए। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए उनके एलपीजी रिजर्व्स बढ़ाने की और इंपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन लानी चाहिए, ताकि हम किसी एक रूट पर डिपेंडेंट ना रहें। ऑल्टरनेटिव जैसे कि सीबीजी, बायोमास पैलेटाइजेशन को स्टेबल पॉलिसी सपोर्ट देना चाहिए और पाइपलाइन और टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक करना अब बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कुकवेयर्स को जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड फाइनेंसिंग से सपोर्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ बिजनेसेस को हाइब्रिड हीटिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए और एक ही फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम कर देनी चाहिए। Finally, what you can do about it as a consumer, switching to induction cooktops and pressure cooker का यूज इंक्रीज करिए so that उससे फ्यूल एफिशिएंसी डबल हो जाए। सिलेंडर रिसीव होने पर लीकेज चेक कीजिए, मेकिंग श्योर कि वेस्ट ना हो। दिस क्राइसिस इज श्योरली नॉट एन एंड टू एलपीजी, रादर एन एंड टू एन एरा वेयर इंडिया रिलाइज ओनली ऑन एलपीजी। जैसे 2008 से 14 के क्राइसिस ने सब्सिडी सिस्टम बदला, 2026 का क्राइसिस फ्यूल चॉइस सिस्टम बदल रहा है। इंडिया एलपीजी छोड़ने वाला नहीं है, इंडिया एलपीजी से आगे जाने वाला है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से जिनके पास अभी भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 5 सेक्टर में से जो अभी हमने डिस्कस किए वो कौन से सेक्टर है जो ऑलरेडी आपके वॉच लिस्ट में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.